नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में जो कि आप सभी के लिए लेकर आया हूं मैं एक ही लक्ष्य चैनल पर। दोस्तों इस वीडियो में जो है बहुत ही खास और ज़रूरी बातें होने वाली हैं आपके यूपीपीएससी एग्ज़ाम को लेकर। जैसा कि आप जानते हैं, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि आपके जो भी सिविल सर्विस से एग्ज़ाम रिलेटेड जो भी आपके उत्तर प्रदेश के अंदर एग्ज़ाम होते हैं, उत्तर प्रदेश के सर्विसेज जो सिविल सर्विसेज होते हैं उनके लिए जो एग्ज़ाम होता है उसके लिए नोटिफिकेशन जो है वो आपका 3 मार्च 2023 को ऑफिशियली वेबसाइट पर आ चुका है। इस नोटिफिकेशन के अंदर आपके इस एग्ज़ाम से रिलेटेड एक एक स्केड्यूल है कि आपके एग्जामिनेशन फ़ीस क्या रहेगी। अगर आप किसी रिजर्वेशन कैटेगरी से आते हैं, एससी एसटी या फिर कोई और रिजर्वेशन कैटेगरी से, तो आपको कितनी फ़ीस देनी होगी इसमें वो भी है। साथ में ये भी है कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म कब से कब तक फिल कर सकते हैं आप, और आपको फॉर्म की क्या अलग, अगर कोई रिजर्वेशन कैटेगरी से नहीं है तो उसको कितनी फ़ीस देनी पड़ेगी, और साथ में एग्ज़ाम जो होगा उसका पैटर्न क्या रहेगा, उसका सिलेबस क्या रहेगा, और एग्ज़ाम की डेट क्या रहेगी, रिजल्ट कब आएगा आपका, और ये किन किन पोस्ट के लिए एग्ज़ाम होने वाला है। जैसा कि मैं आपको बता दूं, ये स्टेट लेवल एग्ज़ाम है जो कि आपका उत्तर प्रदेश के अंदर उत्तर प्रदेश के लिए होता है। उत्तर प्रदेश में जो भी आपके सिविल सर्विसेज होते हैं, जैसा कि आप जानते हैं यूपीएससी जो कि एक सेंट्रल सिविल सर्विसेज के बेस पर एग्ज़ाम लिया जाता है। आईएएस और इन सारे सिविल सर्विसेज, अलग अलग सिविल सर्विसेज के लिए इस एग्ज़ाम को लिया जाता है। सेम उसी तरीके से आपका यहाँ पे यूपीपीएससी यानी कि यूपी यानी उत्तर प्रदेश भी अपना एक जो है पब्लिक सर्विस कमीशन जो है वो अपना भी इन्हीं सारे पोस्टों के लिए अपना स्टेट लेवल पर एग्ज़ाम करवाती है। तो उसके लिए आप जो है आप अपने फॉर्म जो है फिल कर सकते हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए आपके लिए एलिजिबिलिटी और सारा एग्ज़ाम का पूरा फॉर्मेट और क्या क्या प्रोसेस रहेगा वो जानना जो है बहुत ज़रूरी है। कि क्या आपकी हाइट यहाँ पे मेंशन की गई है कि कितनी आपकी हाइट चाहिए होगी, किस पोस्ट के लिए कितनी हाइट चाहिए होगी, क्या वेट होना चाहिए, सारा कुछ कैटेगरी वाइज और एक एक चीज़ जो है यहाँ पे बताया हुआ है। तो दोस्तों ये वीडियो जो है लंबा हो सकता है, लेकिन इस वीडियो में जो है इस एग्ज़ाम से रिलेटेड एक एक डिटेल जो है मैं वो आपको बताने वाला हूँ। जैसा कि मैं बताऊँ अगर, तो ये कंबाइंड स्टेट अपर सब ऑर्डिनेट सर्विसेज पीसीएस एग्जामिनेशन 2023, डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 3 मार्च से लेके 3 अप्रैल तक जो है आप इसको फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इसमें ये बोला गया है कि आपके जो लेट डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है कि आप 6 तारीख तक जो है इसमें 2 दिन और एक्स्ट्रा, 2 से 3 दिन और एक्स्ट्रा मिल रहे हैं आपको फ़ीस पे करने के लिए। मतलब कि आप जो है 6 अप्रैल तक जो है इसमें फ़ीस पे कर सकते हैं। मतलब एप्लीकेशन फॉर्म आप 3 अप्रैल तक फिल कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए जो फीस पे करना है वो आप 3 दिन और 2 दिन एक्स्ट्रा और आपको यहाँ पे दिए जा रहे हैं। इफ़ एनी एनी स्टेज it is found that the candidate has cancelled or misrepresented any desired required information, his candidature may be cancelled and other appropriate action like debarment may be इनिशिएटेड अगेंस्ट हिम। मतलब कि यहाँ बोला जा रहा है कि अगर कोई कैंडिडेट अपना कैंसिल करता है एप्लीकेशन और कुछ ऐसा कुछ करता है, कुछ जो कि रिक्वायर्ड नहीं था, मतलब कि वो गलत तरीके से फॉर्म भर देता है, ऐसा कुछ करता है, तो उसमें जो है डिपार्टमेंट में भी इनिशियली अगेंस्ट हिम उसके खिलाफ एक्शन भी लिया जा सकता है, और साथ में जो है यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो कैंसिल हो जाएगा। इट इज़ एक्सपेक्टेड फ्रॉम द कैंडिडेट्स टू ऑब्टेन द OTR नंबर मेड अवेलेबल टू देम बाय द कमीशन इन देयर interest by completing OTR process, because OTR number will be mandatory at the time of filling online application for mains examination. In the absence OTR number, a candidate will not be able to deposit fee and fill online application for main examination. This will deprived of such precious opportunity. The process of OTR will be compulsory for all examination after 1 अप्रैल 2023। देखिए यहाँ पे बोला गया है सिंपल कि आपको अपना एक OTR प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे एक रजिस्ट्रेशन होता है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन, जो कि आपको वेबसाइट पे जाके करना होगा, और इसके बाद आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। जैसे कि यूपीएससी के लिए होता है, सेम यहाँ पे भी आपको करना पड़ेगा। यहाँ पे बोला गया है कि 1 अप्रैल के बाद जो भी एग्ज़ाम होंगे आपके, जैसा कि आप जानते हैं ये एग्ज़ाम भी आपका 1 अप्रैल के बाद ही होगा, तो इसके लिए आपको OTR रजिस्ट्रेशन ज़रूर करना होगा।
देखिए आपको क्या क्या जो है आपसे बोला जा रहा है कि आपको क्या क्या ज़रूरत पड़ेगी ऑनलाइन एप्लीकेशन को फिल करते समय। तो आपसे ये बोला गया है कुछ इंस्ट्रक्शन है यूज़र के लिए, वो सारा कुछ जो है यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ। सिंपल आपको पहले अपना OTR रजिस्ट्रेशन करना है, उसके बाद आप अपना फॉर्म फिल करेंगे। इस तरीके से आपका जो है प्रोसेस रहेगा। सेकंड स्टेज है आपका फ़ीस पे करने का। फिर आपको सेम वही जैसे आप दूसरे किसी एप्लीकेशन फॉर्म के लिए करते हैं, आपको इसका भी सेम प्रिंट आउट एंड में लेना होगा। हालांकि ये जो अभी एप्लीकेशन फॉर्म है ये प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम के लिए है। जैसा कि आप जानते हैं इसमें भी आपका मेंस एग्ज़ाम होता है, प्रीलिम्स होता है, उसके बाद मेंस और देन इंटरव्यू, इस तरीके से ये एग्ज़ाम होता है। यहाँ पे मैं आपको एप्लीकेशन फ़ीस बता देता हूँ। आफ्टर कंप्लीटिंग द प्रोसीजर ऑफ फर्स्ट स्टेज, कैटेगरी वाइज प्रिस्क्राइब्ड एग्जामिनेशन फ़ी इज़ टू बी डिपॉजिटेड एज per instruction provided in second stage. The prescribed fee of prelims examination for different categories in as under। देखिए यहाँ पे बोला गया है जो भी आपके EWS कैंडिडेट है, OBC कैंडिडेट हैं, उनको जो है अपने एग्जामिनेशन फ़ी में 100 रुपीज़ प्लस आपको ऑनलाइन प्रोसेसिंग फ़ीस 25 रुपीज़ की, यानी कि 125 रुपये आपको देने पड़ेंगे। SC ST वालों को 65 रुपये देने हैं और PWD वालों को 25 रुपये देने हैं। इसी तरीके से एक्स सर्विसमैन वो हैं जो कि पहले से ही उत्तर प्रदेश के पब्लिक सर्विस कमीशन में किसी ना किसी डिपार्टमेंट में है, पहले से ही काम कर रहे हैं और वो इस एग्ज़ाम को दे रहे हैं, तो उनको 65 रुपये देने पड़ेंगे। ये प्रीलिम्स की बात हो रही है, आपको इसकी फ़ीस अलग देनी है। मेंस की फ़ीस आप बाद में देंगे जब ये एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाएगा उसके बाद। नंबर ऑफ वैकेंसी बताऊं कि कितनी सीटें हैं जिसके लिए आप इस एग्ज़ाम को देने वाले हैं। तो प्रेजेंटली द नंबर ऑफ वैकेंसीज फॉर द कंबाइंड स्टेट अपर सब ऑर्डिनेट सर्विसेज PCS एग्जामिनेशन इज अबाउट 173। नंबर ऑफ वैकेंसीज में इंक्रीज और डिक्रीज डिपेंडिंग अपॉन द सर्कमस्टांसिस रिक्वायरमेंट। मतलब कि आपके 173 पोस्ट के लिए एग्ज़ाम होने वाला है। The detail of the post to be included in combined state upper subordinate services examination carrying the pay scale as per 6th pay commission 9,300 से लेकर आपके 34,800 तक जो है वो फीस होगी आपके 6th पे स्केल के हिसाब से। अगर मैं यहाँ पे ग्रेड पे और आपको जो है 4,600 जो है एक्सेप्ट नेब तहसीलदार हुज ग्रेड पे इज़ ₹4,200। तो इस तरीके से आपको जो है यहाँ पे फी आपका जो सैलरी रहेगी वो इस तरीके से रहेगी, जो 6th पे स्केल है उसके हिसाब से रहने वाली है। डिप्टी कलेक्टर, डिप्टी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, असिस्टेंट रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर, असिस्टेंट कमिश्नर, डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट, केन इंस्पेक्टर, सुपरिंटेंडेंट जेल, ये सारी पोस्ट है जिनके लिए जो है एग्ज़ाम होने वाला है। यहाँ पे कुछ कैटेगरीज के लिए रिजर्वेशन भी है, वो भी मैं आपको बता दूंगा आगे वो किस कैटेगरी के लिए रिजर्वेशन है और क्या रिजर्वेशन है। कंडीशंस ऑफ एलिजिबिलिटी फॉर एज रिलैक्सेशन ओनली। देखिए यहाँ पे आपको बता दूँ कि किस किस को एज रिलैक्सेशन यहाँ पे मिलेगा। पहली बात ये है, इन केस ऑफ इमरजेंसी कमीशन शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ द GO नंबर। यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपसे जो बताई गई है वो आपको यहाँ देख लेनी है। पोस्ट ऑफ स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन थ्रू रिटन एग्जामिनेशन एंड इंटरव्यू। जो आपको पोस्ट चाहिए, कुछ पोस्ट के लिए जो है आप कुछ स्पेसिफिक पोस्ट के लिए जो आपकी क्वालिफिकेशन चाहिए रिटन एग्जामिनेशन और इंटरव्यू के लिए, वो मैं आपको बता देता हूँ कि
सब रजिस्ट्रार के लिए आपको लॉ ग्रेजुएट होना चाहिए क्वालिफिकेशन में। असिस्टेंट लेबर कमिश्नर के लिए पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए आपकी। इकोनॉमिक्स में सोशोलॉजी, कॉमर्स, लॉ, लेबर रिलेशन, लेबर वेलफेयर, लेबर लॉ, सोशल वर्क, सोशल वेलफेयर, ट्रेड मैनेजमेंट और पर्सनल मैनेजमेंट में से किसी में भी एक में आपको पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री करनी है, मतलब कि मास्टर की डिग्री होनी चाहिए। तब जो है आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर पाएंगे। सेम असिस्टेंट कंट्रोलर लीगल मेजरमेंट ग्रेड 2 के लिए आपको फ्रॉम ए यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ इन इंडिया और फ्रॉम एनी इंस्टीट्यूशन अदर देन अ यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड और डिक्लेयर्ड टू बी अ यूनिवर्सिटी अंडर एनी लॉ। तो ये सारे रिक्वायरमेंट आपको फुलफिल करते हुए अलग अलग पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन आपको इतनी फुलफिल करनी है। सेम इस तरीके से बताया गया है यहाँ पे डीएसपी के लिए। आप देख सकते हैं फॉर द पोस्ट ऑफ डीएसपी पोस्ट के लिए आपको जो भी मेल कैंडिडेट हैं वो जनरल कैटेगरी से हैं, अगर मतलब मेल जनरल कैटेगरी के सारे जो मेल कैंडिडेट हैं और अदर बैकवर्ड क्लासेस के जो ऑफ सिटीजन्स एंड स्केड्यूल्ड कास्ट के जो मेल हैं उनको जो है उनकी हाइट जो है डीएसपी के लिए 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और चेस्ट की बात करूँ तो अनएक्सपेंडेड जो है 84 और एक्सपेंडेड जो है वो 89 साइज का होना चाहिए। सेम इसी तरीके से और कास्ट के लिए भी यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं इस नोटिस को ध्यान से कि आपकी कास्ट के हिसाब से आपकी कितनी हाइट होनी चाहिए और कितने उस जेंडर के हिसाब से भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। फॉर द पोस्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट होम गार्ड उसके लिए भी आपका यहाँ पे लिखा हुआ है कि कितनी हाइट और कितने चेस्ट साइज होना चाहिए। अब मैं बात कर लेता हूँ एज लिमिट की। तो एज लिमिट यहाँ बोला गया कैंडिडेट मस्ट हैव अटेंड द एज ऑफ 21 ईयर एंड मस्ट नॉट हैव क्रॉस द एज ऑफ 40 ईयर्स ऑन जुलाई 1st 2023। मतलब दे मस्ट नॉट बीन बोर्न अर्लियर देन 2 जुलाई 1983। जैसा कि आपको बताऊं अगर आपका बर्थ जो है वो 1983 के बाद जुलाई के 2 जुलाई के 1983 के बाद का है और आपका जो 2023 के 1 जुलाई से पहले पहले अगर आप 40 से कम हैं, 40 की एज से कम है तो आप जो है इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। और 21 से एज से बड़ा होना आपके लिए ज़रूरी है, यानी 21 से 40 के बीच में आपकी एज होनी चाहिए। और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट को यहाँ पे बोला गया कि उनकी एज लिमिट मैक्सिमम जो है 55 एज रखी गई है, यानी कि वो जो है 55 एज तक जो है अपना इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। तो इस तरीके से आपका एज रिलैक्सेशन रहेगा, मतलब कि किसको कितना छूट है एज में वो मैंने यहाँ पे आपको बता दिया है। सम इंफॉर्मेशन अबाउट कंबाइंड स्टेट एंड अपर सबऑर्डिनेट सर्विसेज मैन रिटन एग्जामिनेशन एंड इंटरव्यू के लिए कुछ इन्फॉर्मेशन है जो कि मेरे को बतानी चाहिए आपको। वो ये कि ओनली सच कैंडिडेट विल बी एडमिटेड टू द मेन रिटन एग्जामिनेशन हु आर डिक्लेयर्ड सक्सेसफुल इन द preliminary examination for which the successful candidates will have to fill up another application form according to instructions of the commission, and for this application the examination fee for unreserved general EWS or OBC and for candidate of other states is 225 रुपीज़ एज ऑनलाइन प्रोसेसिंग फ़ी, यानी कि 225 रुपीज़ आपको देने पड़ेंगे जब आपका प्रीलिम्स क्लियर हो जाएगा। तो वो कैंडिडेट जो कि दूसरे स्टेट से आ रहे हैं और वो यूपी के अलावा किसी दूसरे स्टेट से हैं और अगर वो जनरल कैटेगरी से हैं, अनरिजर्व कैटेगरी से हैं, EWS OBC कैटेगरी से हैं तो उनको 225 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे अपने रिटर्न एग्जामिनेशन के लिए, यानी कि अपने मेंस एग्ज़ाम के लिए जब आपका प्रीलिम्स क्लियर हो जाएगा। और सेम इसी तरीके से SC और ST कैंडिडेट के लिए बता दूँ तो उनको 80 रुपये जो है देने पड़ेंगे और 80 और 25 रुपीज़ और एक्स्ट्रा आपकी ऑनलाइन प्रोसेसिंग फ़ी, यानी कि 105 रुपीज़ SC और ST कैंडिडेट को देने हैं। द कैंडिडेट फॉर ऑफ PWD वालों को जो है ऑफ UP आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम फ़ी बट दे हैव टू पे 25 रुपीज़ ओनली ऑन एज ऑनलाइन प्रोसेसिंग फ़ी, यानी कि PWD वाले कैंडिडेट को 25 रुपये ऑनलाइन प्रोसेसिंग फ़ी देनी पड़ेगी मेंस एग्ज़ाम के लिए जो कि इसके बाद होगा
जो कि यूपी के पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स हैं। हालांकि अगर कोई कैंडिडेट पीडब्ल्यूडी है और वो यूपी के बाहर का है तो उसके लिए सिंपल जो है वो नॉर्मल जैसे 225 रुपीज़ उसको देने होंगे। इस तरीके से आपको बता दिया मैंने कि मेंस की फ़ीस आपकी इस तरह से अलग से आपको इतनी देनी है। प्रीलिम्स के ऊपर मैंने बताई आपको नोटिस के अंदर। इस तरीके से आप फीस समझ सकते हैं। फॉर द कंबाइंड स्टेट अपर subordinate services main written examination, the candidates are required to fill up and submit their online applications and deposit required fees. Candidates should carefully note that they will have to appear in the main examination against the same roll number allotted for the prelims examination. The date and venue for the main examination shall be informed by the commission later on through admit card. जैसा कि बताऊं आपको कि डेट यानी किस डेट पे और किस जगह पे आपका मेंस का एग्ज़ाम होगा वो कमीशन जो है आपको बाद में बताएगी। किसके आपको वाया एडमिट कार्ड, वो एडमिट कार्ड रिलीज़ करके जैसा बताते हैं दूसरे एग्ज़ाम्स के लिए सेम इसी तरीके से आपको बताया जाएगा। ये कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है, इसको आप ध्यान से एक बार देख लेना। ये कैंडिडेट के लिए है तो आप एक बार अच्छे से पढ़ लेना इन इंस्ट्रक्शन को, ये आपके लिए ज़रूरी हो सकते हैं, तो इनको एक बार अच्छे से आप नोटिस में देख लेना। यहाँ पे एक 18 पॉइंट ये है, वो कह रहा है कि एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन कैंडिडेट आर सपोज्ड टू फिल अप ऑल द एंट्रीज एंड इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड ऑन OMR answer sheet and attendance sheet correctly. In the event of leaving them blank or filling them incorrectly, their OMR answer sheet may not be evaluated by the commission, for which the candidates themselves will be not be evaluated by the commission for themselves will be responsible. The informations filled in the OMR sheets must not be erased by whitener ब्लेंड और रबर एक्सेट्रा। मतलब यहाँ पे बोला गया है कि आप किसी वाइटनर को यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते, कुछ भी ऐसा यूज़ रबड़ और ऐसा कुछ भी यूज़ नहीं कर सकते। यहाँ पे बोला गया है आपको एक OMR शीट जैसा कि दिया जाएगा एग्ज़ाम के दौरान, उसमें आपको अपने आंसर फिल करने हैं। उसमें अगर आपको सारी पहली जो एंट्री करनी होती है अपने नाम और रोल नंबर और ये सारी डिटेल जो है इसमें बिल्कुल करेक्टली भरनी है, कुछ भी गलत नहीं भरना और खाली नहीं छोड़ना। वो अगर आप ऐसा खाली छोड़ते हैं, गलत भरते हैं, तो उसके लिए आप रिस्पॉन्सिबल हैं, आपका रिजल्ट बनाया नहीं जाएगा। ऐसे ही कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन है, ये भी आप एक बार ध्यान से इनको देख लेना, ये जो है इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। हालांकि मैंने एज रिलैक्सेशन बता दिया, हाइट आपको बता दिया, चेस्ट साइज़ बता दिया है, एग्ज़ाम की डेट अभी इसमें एग्ज़ाम की डेट अभी आपको बता दूंगा, साथ में नेक्स्ट आपको एप्लीकेशन फॉर्म का टाइम बता दिया है और बाकी डिटेल्स भी आपको इस तरीके से मैं बता ही रहा हूँ। अब देखिए डिटेल बता देता हूँ मैं, एप्लीकेशन फॉर्म की डिटेल कैसे आपको उसे फिल करना है। तो मैं आपको बताऊँ, यहाँ पे आपको पहले पर्सनल डिटेल, पहले तो आप अपना रजिस्ट्रेशन कर लेंगे जैसे OTR रजिस्ट्रेशन करते हैं, जिसमें आपको नॉर्मल डिटेल्स अपना नाम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ आपको और आपके कास्ट और ये सारा कुछ जो है नॉर्मल डिटेल्स आपको बतानी होती है, वो जो आपका OTR के अंदर होता है। जब ये OTR हो जाता है उसके बाद आप जो है अपना फॉर्म फिल करते हैं, तो उसमें आपको पर्सनल डिटेल्स और ये सब देना पड़ता है। इसमें आपको एजुकेशन एंड एक्सपीरियंस डिटेल डालनी पड़ती है। अगर आप अपनी पोस्ट जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसमें अप्लाई करने से पहले उसकी एलिजिबिलिटी ज़रूर देख लें कि उसमें कितनी क्वालिफिकेशन मांगी है, क्या एलिजिबिलिटी मांगी है, क्या एज लिमिट मांगी है, तो उस हिसाब से आप अप्लाई करें। जैसा कि मैंने आपको बताया 21 से 40 एज है हर पोस्ट के लिए, 21 से 40 के बीच में अगर आप हैं तो आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। फिर जो है आप क्वालिफिकेशन डिटेल के बाद को आपको आपको अपनी फ़ोटो और सिग्नेचर और साथ में एक ID प्रूफ जो है यहाँ पे अपना लगाना पड़ता है। फिर आपको फाइनली अपने जो एप्लीकेशन होता है उसको प्रिंट आउट करना होता है, ये आपका जो है प्रोसेस रहता है। अब देखिए मैं यहाँ पे कुछ चीज़ बता देता हूँ, जैसे कि नोटिफिकेशन इन्होंने बता दिया है। अब आपको कैंडिडेट को पहले रजिस्ट्रेशन करना है, फिर फीस पेमेंट करनी है, फिर एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके सबमिट करना है और फिर वो अपना एप्लीकेशन स्टेटस देख सकता है, यानी कि अपना प्रिंट ले सकता है उस फॉर्म का जो उसने भरा है।
और उसके बाद जब एग्ज़ाम होगा उससे पहले एडमिट कार्ड आएगा तो वो आपको बताया जाएगा वेबसाइट पर ही, वहाँ से आप अपना एडमिट कार्ड भी डाउनलोड कर सकते हैं। और सिलेबस भी यहीं से, आप सिलेबस भी डाउनलोड कर सकते हैं यहीं से। और इंटरव्यू का लेटर जो है वो भी आपको यहीं से डाउनलोड करना होगा, जो कि वेबसाइट पे बाद में आपको बताया जाएगा। क्लिक हेयर टू व्यू, और आंसर की भी आपको जब आएगी तो यहीं पे आपको बताई जाएगी। एप्लीकेशन का मैंने आपको बता दिया है कैसे फिल करना है। पहले आप वही है पार्ट 1 फिल करते हैं एप्लीकेशन का, उसके बाद फ़ी पे करते हैं, पार्ट 2 फिर पार्ट 3 इस तरीके से फिल करते हैं फॉर्म का। उसके बाद जो है फॉर्म फिल करने के बाद उसका प्रिंट आउट लेते हैं आप। अभी देखिए फॉर्मेट अगर नहीं पता आपको क्या फॉर्मेट होना चाहिए इमेज का और जो भी आपका सिग्नेचर और इन सब का, तो यहाँ पे लिखा हुआ है उसका फॉर्मेट। 35 KB से कम आपका जो है वो इमेज होना चाहिए। और साइन और इमेज आपका जो है वो 35 KB से आपका कम होना चाहिए, प्लस वो JPG या JPEG एक्सटेंशन फॉर्मेट में होना चाहिए। अगर आपको नहीं पता है कि भाई कैसे फॉर्मेट चेंज होता है इमेज का, सिग्नेचर का, तो आप वीडियो भी देख सकते हैं उसके लिए। देखिए ये सर्टिफिकेट है जो कि आपको फिल करके अपलोड करना होता है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये सर्टिफिकेट कास्ट सर्टिफिकेट है। अगर कोई PWD कैंडिडेट होता है तो उसको अपलोड ज़रूर करना पड़ता है, क्योंकि उसके लिए रिजर्वेशन रखा गया है, कुछ उसकी एप्लीकेशन फ़ी में रखा गया है, और आगे भी एडमिशन और आगे भी जो उसको वैकेंसी के बाद जॉब मिलने वाली है उसके लिए भी यहाँ पर रखा गया है। तो इस वजह से जो है उसको सर्टिफिकेट ज़रूर देना पड़ता है कि ये कंफर्म करने के लिए कि हाँ वो सच में उस कैटेगरी से आता है वो कैंडिडेट। तो ये सर्टिफिकेट आप देख लेना, इसकी इन्फॉर्मेशन क्या क्या आपको फिल करके जो है इसमें अपलोड करनी पड़ेगी। इसका आपको क्या करना पड़ेगा, इस फॉर्म को जो सर्टिफिकेट है इस फॉर्म का जो है प्रिंट आउट आपको लेना होगा, उसको फिल करके उसके बाद उसको जो है स्कैन करके उसको अपलोड करना पड़ेगा सेम फॉर्मेट में और सेम साइज़ में इसको भी अपलोड करना पड़ता है। अब देखिए मैं आपको कुछ एग्ज़ाम का जो प्लान है प्रीलिम्स का वो बता देता हूँ कैसे है। जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे, OMR शीट में आपको इस एग्ज़ाम को देना है। सेकंड आपका मेंस एग्जामिनेशन होगा रिटर्न, उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा जिसे आप वाइवा वॉइस कह सकते हैं। द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन जो होगा आपका इसके लिए 2 कंपलसरी पेपर्स होंगे आपके, ऑन विच आंसर शीट टू बी on OMR sheet. The syllabus for combined state upper subordinate service examination is mentioned in appendix 5 of this advertisement. The paper shall be 200 marks each and of 2 hour duration। यानी कि आपको बता दूं 2 घंटे 200 मार्क्स का जो है 200 मार्क्स के दोनों पेपर होंगे आपके। ये 2 घंटे का आपको समय मिलेगा। बोथ द पेपर्स शैल बी ऑब्जेक्टिव टाइप एंड मल्टीपल चॉइस इन विच देयर शैल बी 150 से लेके 100 क्वेश्चंस रिस्पेक्टिवली। यानी कि 100 से 150 क्वेश्चन के बीच में कुछ कितने भी नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके एग्जाम के अंदर हो सकते हैं। द टाइमिंग ऑफ पेपर 1 विल बी फ्रॉम 9:30 टू 11:30 एंड पेपर 2 जो है वो आपका 2:30 से 4:30 PM में रहेगा। मतलब आपको बताऊं कि प्रीलिम्स एग्ज़ाम जो होगा आपका UPPSC यानी कि उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए सिविल सर्वेंट्स और सिविल सर्वेंट्स और जॉब्स जो होती हैं उसमें 173 वैकेंसी निकली हैं। उसके अंदर जो है आपको अप्लाई करना है, जो कि आप कर सकते हैं, जो कि 3 तारीख से अप्लाई फॉर्म फिलिंग चालू हो गया है। जो आपका लास्ट डेट है वो सेम आपका इसी तरीके से 3 अप्रैल का रहेगा, उसके बीच में आप भर सकते हैं। और आपको बता दूं मैंने आपको प्रोसेस बता दिया कैसे आपको फिल करना है फॉर्म। नेक्स्ट आपको ये भी बता दूं मैं कि आपके जो प्रीलिम्स का एग्ज़ाम है वो 2 पेपर में होगा। पेपर 1 पेपर 2 दोनों ही एक दिन में होंगे, एक 9:30 से 11:30 बजे, दूसरा जो है 2:30 से 4:30 2 आवर का ये वाला एग्ज़ाम होगा। और 200 मार्क्स के पेपर होंगे। 100 से 150 के बीच में नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके हो सकते हैं। यहाँ पे एक चीज़ और बोली गई है, पेपर 2 ऑफ द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन विल बी अ क्वालिफाइंग पेपर विद मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स
fixed at 33%. It is mandatory for the candidate to appear in both the papers of prelims फॉर द पर्पस ऑफ इवेल्यूशन। मतलब कि आपको दोनों पेपर देना जरूरी है अगर आपको अपने रिजल्ट यहाँ से कैलकुलेट करवाना है तो। मतलब जिसने दोनों पेपर दिए होंगे उसका रिजल्ट बनाया जाएगा, जो एक देकर आएगा उसका रिजल्ट नहीं बनेगा, पहली बात। दूसरी बात यह है कि पेपर 2 में आपको 33% मार्क्स आपके लाने हैं, यानी कि अगर 200 मार्क्स का पेपर है तो आपको 66 मार्क्स से ऊपर लाने हैं, जिससे कि आपका जो इवेल्यूएशन है वो यहाँ से निकाला जा सके। Therefore, a candidate will be disqualified in case he shall not appear in both. The merit of the candidate will be determined on the basis of marks obtained in paper 1 of the prelims examination। जैसा कि बता दूं कि आप पेपर 1 जो आप देंगे उसके बेस पे आपकी मेरिट बनेगी। पेपर 2 में मेरिट को इंक्लूड नहीं किया जाएगा। मेरिट मतलब आपकी जो कट ऑफ होती है, आपके मार्क्स की जो लिस्ट होती है, जो आपके रैंक लिस्ट होती है, वो जो बनती है वो आपके पेपर 1 के मार्क्स से बनेगी। पेपर 2 सिर्फ आपका क्वालिफाइंग होगा, जिसमें आपको 33% लाने होंगे। 33% मार्क्स बोल रहा हूँ, यानी कि 200 में से आप समझ सकते हैं 66 प्लस ऊपर, यानी आप 70 से ऊपर मान के चलिए इतने मार्क्स आपको लाने हैं इस एग्जाम के अंदर, पेपर 2 वाले में। मेंस एग्जाम जो होता है वो आपका रिटन एग्जामिनेशन होता है, जिसमें आपका पेन पेपर मोड में एग्जाम होता है। उसमें आपको लिखना होता है, जो कि OMR भी सेम ही है। उसमें आपको MCQ मिलेंगे, क्वेश्चन पेपर मिलेगा, आपको 4 ऑप्शंस मिलेंगे। OMR शीट में आपको उसको डार्क करना होता है सर्कल को, लेकिन रिटन एग्जामिनेशन में वो रिटन लिख के सारा एग्जाम होगा आपका, पेन पेपर मोड में होगा। कंपलसरी सब्जेक्ट आपको बताऊं यहाँ पे तो जनरल हिंदी, ऐसे और GS के आपके यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 पेपर आपके यहाँ पे GS के होंगे, और ऐसे और जनरल हिंदी, इस हिसाब से 8 पेपर आपके मेंस एग्जामिनेशन में होंगे। जो GS के सारे पेपर हैं वो 200 मार्क्स के आने वाले हैं, और आपका जनरल हिंदी और ऐसे का एग्ज़ाम जो है वो 150 मार्क्स के 2 सेक्शन आएंगे। All papers shall be conventional type, and for solving the questions 3 hour time is allowed. 200 maximum marks has been allotted for each general studies question paper। जैसा कि आपको बताऊं, जितने भी सारे पेपर हैं मेंस के जो कि कन्वेंशनल टाइप हैं, एंड फॉर सॉल्विंग द क्वेश्चन 3 आवर टाइम इज़ अलाउड। आपको 3 घंटे का समय जो है मिलेगा इस एग्ज़ाम को करने का, पूरा करने का। और जो है 200 मार्क्स के जो है यहाँ पे सारे आपके GS के पेपर होंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया। टाइमिंग ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ पेपर 3 आवर इज़, जो 3 आवर के आपके पेपर होंगे उनका टाइम ऐसा रहेगा 9:30 से 12:30 AM टू PM, 2 PM टू 5 PM आपका ये टाइम रहेगा। 3 आवर्स के ये सारे एग्जाम होंगे मेंस वाले। और द कैंडिडेट शैल बी रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन सच मिनिमम मार्क्स इन द पेपर ऑफ जनरल हिंदी एज मे बी डिटरमाइंड बाय द गवर्नमेंट और द कमीशन एज द केस मे बी। मतलब क्या है कि आपको अपने ये जो आपका जनरल हिंदी का एग्ज़ाम है ये आपका कंबाइंड इन नेचर है। मतलब आपको इसके अंदर जो है 1/3 मार्क्स लाने हैं, यानी क्वालिफाइंग मार्क्स इसमें भी आपको लाने हैं एवेल्यूएशन के लिए, बाकी के पेपर्स के लिए। अब मैं आपको बता देता हूँ, पर्सनैलिटी टेस्ट जो होगा आपका, जो आपके मेंस के एग्जाम के बाद होगा, वो आपका वाइवा वॉइस होगा। मतलब कि आपसे जो है क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इंटरव्यू टाइप में होगा वो आपका 100 मार्क्स का होगा। द टेस्ट विल बी रिलेट टू द मैनर ऑफ जनरल इंटरेस्ट, कीपिंग द मैटर ऑफ एकेडमिक इंटरेस्ट इन व्यू, एंड फॉर जनरल अवेयरनेस, इंटेलिजेंस, कैरेक्टर एक्सप्रेशन, पावर, पर्सनैलिटी एंड जनरल सस्टेनेबिलिटी फॉर द सर्विस। Syllabus for prelims examination pertaining to the state combined upper subordinate services examination। देखिए ये सिलेबस जो है वो प्रीलिम्स का सिलेबस है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। ये प्रीलिम्स का सिलेबस है जो यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ। मेंस का सिलेबस अभी नहीं है इसके अंदर। मेंस का डिटेल्ड सिलेबस जो यहाँ पे नहीं है। मेंस का सिलेबस जब उसका नोटिस आएगा तो मैं उसमें आपको सारा एक्सप्लेन कर दूंगा। मेंस का सिलेबस, प्रीलिम्स का सिलेबस इसमें यही है कि आपका करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट, इंडिया एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, फिजिकल, सोशल, इकोनॉमिक, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड। इस तरीके से आपका सिलेबस रहेगा। और इन टॉपिक के अंदर भी आपको ये सारा कुछ पढ़ना होगा जो यहाँ पे लिखा हुआ है अलग से।
सब टॉपिक्स। तो इस तरीके से टॉपिक्स एंड सब टॉपिक्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। ये प्रीलिम्स का सिलेबस है और ये पेपर 1 का सिलेबस है प्रीलिम्स में। कैंडिडेट आर एक्सपेक्टेड टू हैव जनरल अवेयरनेस अबाउट द अबाउट सब्जेक्ट्स विद स्पेशल रेफरेंस टू उत्तर प्रदेश। देखिए, ये बात आपको बता दूं कि ये सारे जो सब्जेक्ट है आपके हिस्ट्री ज्योग्राफी, ये सारे रिलेटेड जो सब्जेक्ट है हिस्ट्री ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स और ये सारे, इसमें आप जो है नॉलेज जो लेंगे इन सब की, इसका जो पढ़ के जाएंगे टॉपिक, आप बाहर से भले ही नेशनल लेवल पर पढ़ लेंगे इन सबको, बट इसके लिए आपको उत्तर प्रदेश के लिए थोड़ा स्पेशली उस लेवल के लिए नॉलेज होनी चाहिए, जिससे कि आप जो है, क्योंकि ये स्टेट लेवल एग्जाम है उत्तर प्रदेश के लिए बेसिकली हो रहा है, तो उसके लिए आपको थोड़ी एक्स्ट्रा नॉलेज उत्तर प्रदेश के हिसाब से होनी चाहिए। पेपर 2 की बात करूँ तो पेपर 2 में आपका कॉम्प्रहेंशन, इंटरपर्सनल स्किल्स इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन स्किल्स, लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी, डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, जनरल मेंटल एबिलिटी, इस तरीके का आपका जो है सिलेबस रहेगा। और एलिमेंट्री मैथमेटिक्स में अर्थमेटिक, अलजेब्रा, जियोमेट्री और स्टैटिस्टिक आएगा, जो कि 10th लेवल का होगा। आप जो है अगर 10th लेवल से ऊपर पढ़ के जाते हैं तो इसमें जो है आपका ही नुकसान है, क्योंकि उससे ऊपर के लेवल का आपका नहीं आएगा। 10th लेवल का आप पढ़ के इस एग्ज़ाम के लिए जा सकते हैं। सारे टॉपिक यहाँ पे लिखे हुए हैं, नंबर सिस्टम और आपका डिवाइजर ऑफ एन इंटीजर, प्राइम इंटीजर, एक एक चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, आप उस चीज़ को देख सकते हैं। अब देखिए, मैंने आपको जैसे पहले भी बताया कि भाई आपका प्रीलिम्स एग्जाम जो है वो 2 पेपर में होगा, पहला पेपर और दूसरा पेपर। दूसरा पेपर में आपको 66 मार्क्स से ऊपर लाने हैं, 200 मार्क्स का पेपर है। आपको जो है 2 आवर उस एग्ज़ाम को करने को मिलेंगे। उसमें आप क्वालिफाई होते हैं तो फिर आपका पेपर 1 जो है वो इवेल्युएट किया जाएगा। अब क्या ऐसा होगा कि पेपर 2 पहले होगा? ऐसा नहीं होगा, पेपर 1 पहले होगा देन पेपर 2 होगा, लेकिन क्वालिफाई आपको पेपर 2 करना है, जिससे कि आपका पेपर 1 चेक हो सके। फिर उसके बाद उससे मेरिट बनेगी, उसमें अगर आप क्वालिफाई होते हैं तो आप मेंस के लिए अप्लाई करेंगे। मेंस की आपको मैंने फीस बताई अलग अलग कैटेगरी के लिए, तो आप उस हिसाब से देख सकते हैं। फिर आप अप्लाई करेंगे मेंस का एग्ज़ाम। मेंस का एग्ज़ाम आप जब दे लेंगे, मेंस के एग्ज़ाम में आपके 8 जो है सब्जेक्ट आएंगे, जिसमें 6 जो है वो तो जनरल स्टडीज़ हैं, और 2 आपके जो है वो 2 पेपर जनरल हिंदी और ऐसे के हैं, जो आपके 150 मार्क्स के हैं, और जनरल स्टडीज़ के 200 मार्क्स के हैं। जिसमें आपको क्या है, इसमें आपको जो है जनरल हिंदी में भी आपको सेम क्वालिफाई करना पड़ेगा इसको, फिर आपका बाकी सारा इवैल्यूएशन होगा। और ये आपके 3 आवर्स के सारे एग्ज़ाम होंगे मेंस वाले। इनका टाइमिंग भी बता दिया मैंने आपको, सिलेबस बता दिया है प्रीलिम्स का। अब मैं नेक्स्ट आपको ये बता देता हूँ रूल्स एंड सिलेबस फॉर द जो इन एग्जाम, ये जो रिटर्न एग्जाम है मेंस का, उसके लिए रूल्स क्या है और सिलेबस क्या है। नो कैंडिडेट शैल बी एडमिटेड टू द एग्जामिनेशन अनलेस टू बी होल्ड अ सर्टिफिकेट ऑफ एडमिशन फ्रॉम द कमीशन। द डिसीजन ऑफ द कमीशन एज टू द एलिजिबिलिटी और अदरवाइज ऑफ अ कैंडिडेट फॉर एडमिशन टू द एग्जामिनेशन शैल बी फाइनल। कैंडिडेट्स आर warned that they should not write their roll numbers on anywhere except in the space provided on the cover of their answer books. Otherwise they will be penalized by the deduction of marks. Also they should not write their names anywhere, otherwise they have to be disqualified, they may be disqualified. आपको जो है जहाँ पे जो चीज़ बोली जाए उन्हीं फील्ड में वो चीज़ें लिखनी है आंसर शीट के अंदर, और कहीं पे कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं लिखना है, नहीं तो आपका एग्ज़ाम जो है वो कैंसिल किया जा सकता है। देयर विल बी 3 सेक्शन इन द क्वेश्चन पेपर ऑफ ऐसे। ऐसे का जो क्वेश्चन पेपर होगा आपका, जो मैंने आपको बताया था मेंस के एग्ज़ाम के अंदर, जो आपका एक सेक्शन है, एक पेपर है 3 आवर का ऐसे का, उसके अंदर आपके 3 सेक्शन होने वाले हैं। कैंडिडेट को क्या करना है, सिलेक्ट करना है एक टॉपिक फ्रॉम ईच सेक्शन, एंड तीनों सेक्शन में से एक एक टॉपिक उसको सिलेक्ट करना है, एंड दे आर रिक्वायर्ड टू राइट देयर ऐसे इन 700 वर्ड्स ऑन ईच टॉपिक्स इन द 3 सेक्शन। टॉपिक्स ऑफ ऐसे विल बी बेस्ड ऑन फॉलोइंग स्पेयर। आपका देखिए, आपके ABC 3 सेक्शन आएंगे, और हर सेक्शन में जो टॉपिक रहेगा वो आपका रहेगा लिटरेचर एंड कल्चर, सोशल स्पेयर और पॉलिटिकल स्पेयर। और सेक्शन बी में इसी तरीके से साइंस, एनवायरनमेंट एंड टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक स्पेयर और एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री एंड ट्रेड। इस तरीके से आपके तीनों सेक्शन में अलग अलग टॉपिक हैं। आपको हर एक सेक्शन से एक एक टॉपिक लेना है, और उस पर जो है 700 कम से कम 700 वर्ड का जो है ऐसे लिखना है। तो इस तरीके से आपका जो है पूरा रहेगा। ये नोटिफिकेशन मैंने आपको बताया कि इस बार जो उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है, जो कुछ पोस्ट के लिए हो रहा है, जो हर साल होता है, तो उसके लिए जो है
इस बार मैंने जो पैटर्न रहेगा वो सारा आपको बता दिया। एज लिमिट, एलिजिबिलिटी, क्वालिफिकेशन, एज रिलैक्सेशन और आपका फीस, एग्जामिनेशन का सिलेबस क्या रहेगा, पैटर्न क्या रहेगा, क्या क्वालिफाई करना है क्या नहीं करना, A to Z मैंने आपको सारा एक ही वीडियो में बता दिया। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।